हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ईयर के पेपर 3 में oogenesis चैप्टर को लेकर के आगे समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में oogenesis को ही आरेखीय रूप से हमने प्रस्तुत किया था यहाँ पर, जिसमें तीनों चरणों को क्रमबद्ध रूप से दिखाया था और उन्हीं तीनों चरणों की आज हम विस्तृत व्याख्या और उसी के साथ अच्छे ढंग से हम समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। देखिएगा, ये चीज़ हम पहले जान चुके हैं। oogenesis यानी अंडजनन में भी बेसिक रूप से वही 3 चरण पाए जाते हैं, जिनमें पहला जो होता है वो गुणन अवस्था है। और दूसरी वृद्धि अवस्था होती है। देखिएगा, बेसिकली शुक्र जनन और अंड जनन में अवस्थाएं तो यही कॉमन 3 पाई जाती हैं, लेकिन इन तीनों में से जो गुणन अवस्था है ये लगभग शुक्र जनन और अंड जनन दोनों में ही सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है। और देखिएगा, गुणन अवस्था में जैसा कि नाम है, केवल क्या होता है, एक कोशिका अंडजनक कोशिका केवल समसूत्री विभाजन करती है और समसूत्री विभाजनों के द्वारा अपनी संख्या में ग्रो करती है, अपनी संख्या बढ़ाती है, संख्यात्मक वृद्धि होती है। और यहाँ पर जैसा कि नाम है, जो कोशिका है वो संख्या में कई गुना हो जाती है ना। इस अवस्था का उद्देश्य भी केवल इतना है कि इससे गैमेट्स की संख्या को बढ़ाया जाता है, यानी गैमेट्स अधिक संख्या में बन सकें, उसके लिए गुणन अवस्था पाई जाती है। आपको इतना याद रखना है, इस अवस्था में केवल क्या होता है, समसूत्री विभाजन चलते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन, और जो कोशिका है वो केवल क्या करती है, संख्या में वृद्धि करती है। अभी हम ग्रोथ फेज पढ़ेंगे, वहाँ वृद्धि संख्या में नहीं है, आकार में पढ़नी है हमें। यहाँ संख्या में वृद्धि होगी। कोशिका संख्यात्मक वृद्धि करती है। ठीक है, देखिएगा, जैसा कि हम चरणों में पढ़ के आए थे, होता क्या है, एक उगोनिया होती है, एक उगोनिया सेल डिवीजन करती है तो 2 उगोनिया बनाती है, फिर ये पुनः सेल डिवीजन करती हैं तो 2 फिर बना लेती हैं। इस तरीके से एक उगोनिया से 4 उगोनिया बन जाती हैं, है ना। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। कुल मिलाकर आपको समझ में, अब देखिए, ये उगोनिया जो क्या है, अंडजनक कोशिका है, क्या करेगी, माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोसिस चलता है यहाँ पर। माइटोसिस से 2 पुत्री कोशिकाएं, क्रोमोसोम 2n डिप्लॉयड कंडीशन में होगी तो ये भी 2n है, चूँकि माइटोसिस चलता है जिसमें गुणसूत्र पैतृक या जनक कोशिका के बराबर ही आते हैं, है ना। फिर माइटोटिक चलेगा तो पुनः ये 4 कोशिकाएं बनेंगी और ये भी कैसी होंगी, 2n ही होंगी, यानी गुणसूत्र इनमें भी कैसे हैं, डबल ही होते हैं, जनक कोशिका या पैतृक कोशिका के समान ही होते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, एक उगोनिया से 4 उगोनिया बनी, 4 गुना संख्या में बढ़ी, यानी नंबर ऑफ इंक्रीज करना है नंबर में यानी संख्या में। ये उद्देश्य केवल गुणन अवस्था का होता है, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। इसमें जो मायने रखने वाली चीज़ है, जो विस्तार पूर्वक हमें पढ़नी है, जो समझने योग्य है और जिसका बहुत बड़ा औचित्य है, वो ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज oogenesis की बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझनी है, सबसे अधिक महत्व रखने वाली है तो ग्रोथ फेज है यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी तरफ हम बात करें तो देखिएगा, ये तो बेसिकली जो शुक्र जनन में चलती है एज इट उसी की तरह है। अब समझने लायक और गौर करने की जो बात है वो ग्रोथ फेज पर है। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ग्रोथ फेज अंड जनन की शुक्र जनन की तुलना में बहुत अधिक लंबी अवधि की होती है, बहुत अधिक बड़ी होती है, और इसका सीधा फैक्टर है कि अंड जनन में
ग्रोथ फेज बड़ी इसलिए होती है चूँकि अंडाणु को अपने अंदर भविष्य के लिए यानी भ्रूण के विकास के लिए संपूर्ण पोषक तत्वों की, एनर्जी की, पोषण पदार्थों की संपूर्ण व्यवस्था यहाँ करनी पड़ती है अंड कोशिका को, इसलिए ग्रोथ फेज बड़ी होती है। और ग्रोथ फेज को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्या क्या प्रोसेस में होती है, कहने का मतलब है। अब देखिएगा ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो अंडाणु है वो कई गुना अपना आकार बड़ा कर लेता है। आपको इतना याद रखना है, गुणन अवस्था में वृद्धि होती है केवल संख्यात्मक, यानी संख्या में कोशिकाएं बढ़ती हैं, जबकि वृद्धि अवस्था में वृद्धि होती है साइज में, आकार में, यानी आकार बहुत बड़ा हो जाता है कोशिका का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आकार ध्यान रखना है। इस ग्रोथ फेज में किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं चलता है। खास बात, वृद्धि ग्रोथ फेज में कोई भी सेल डिवीजन नहीं चलता है, यानी संख्यात्मक वृद्धि नहीं होती, केवल आकार में वृद्धि होती है, यानी परिमाण बढ़ता है। ठीक है, परिमाण में वृद्धि होती है। आप इतना याद रखें, सेल डिवीजन नहीं पाया जाता। कोशिका विभाजन यहाँ पर चलता ही नहीं है कोई भी प्रकार का, ना माइटोसिस ना मियोसिस, सेल कोशिका विभाजन नहीं चलता है। नहीं चलता है तो जो वृद्धि होती है वो केवल आकार में है, वृद्धि केवल आकार में होती है, साइज बढ़ता है। बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। वृद्धि यहाँ पर भी हुई थी, गुणन में भी, लेकिन संख्या में वृद्धि हुई थी, 1 उगोनिया से 4 उगोनिया बन रही थी। वृद्धि यहाँ पर भी होती है, लेकिन यहाँ तो विभाजन होता ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई सा भी विभाजन नहीं चलता, केवल ग्रोथ फेज में ग्रोथ ही होती है। और ग्रोथ किस में, से साइज में। और आकार देखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे, कुछ अलग अलग जातियों के अनुसार कुछ के अंडाणुओं में तो आकार इतना अधिक हो जाता है, हजार गुना बढ़ जाता है, कई में 2 गुना हो जाता है, 100 गुना हो जाता है, 1000 गुना तक हो जाता है। तो वो अंडाणु के हिसाब से अलग अलग है। कहने का मतलब ये है, जो प्राणी बहुपीत के अंडे वाले होते हैं, जिन प्राणियों के द्वारा बहुपीत की टेलोलेस्थल एग्स दिए जाते हैं, उनमें पीतक बहुत अधिक मात्रा में संचित करना पड़ता है, क्योंकि संपूर्ण भ्रूण का विकास मादा शरीर का बाहर अंडे के अंदर ही होता है। तो जब तक पूरा भ्रूण बन जाए तब तक के पोषण की पूर्ति अंडाणु को रखनी पड़ती है, पीतक के रूप में संचित करके रखा जाता है। इसलिए ग्रोथ फेज बहुत लंबी अवधि की आती है, और ग्रोथ फेज के दौरान अंड कोशिका बहुत अधिक बड़ा आकार ग्रहण की, यानी कई हजार गुना बड़ी हो जाती है कोशिका। तो क्या क्या चेंजेज इसमें आता है वो हमें थोड़ा सा समझना। देखिए, वृद्धि अवस्था के दौरान जो वृद्धि है वो भी अलग अलग प्राणियों के अंडों में अलग अलग परिमाण की होती है, और जो परिपक्व होने यानी जो अवधि है वृद्धि अवस्था की, ग्रोथ फेज की जो अवधि है वो भी भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न होती है। कईयों में तो कुछ घंटों से, कुछ दिनों से लेकर के कई वर्षों तक ये अवधि पाई जाती है अलग अलग प्राणियों में। बात को समझना, वृद्धि अवस्था की जो अवधि है वो भी अलग अलग प्राणियों में अलग अलग है। कुछ प्राणियों में 1 दिन की होती है, कुछ प्राणियों में 10 दिन की होती है, कुछ में 100 दिन की होती है, कुछ में कई महीनों की, कई वर्ष की भी पाई जाती है। इसके अनेक उदाहरण हम ले सकते हैं। एक सामान्य सा उदाहरण जिसमें हम लेते हैं क्या नाम से, मेंढक को। देखिएगा, मेंढक का जो अंडाणु है, मेंढक का अंडाणु में जो ग्रोथ की पीरियड है वो लगभग 3 वर्ष मानी गई है। 3 वर्ष आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, ग्रोथ फेज की अवधि है। ग्रोथ फेज की अवधि मेंढक के अंडाणु में कितनी है, 3 वर्ष है। आप समझ गए होंगे। ऐसा होता है मेंढक में जब लार्वा अवस्था आती है, यानी टेडपोल लार्वा बनता है, उसी समय अंडाणु रिलीज होना प्रारंभ कर देते हैं, यानी अंडाणु उसी समय बन जाता है। लेकिन ये अंडाणु मोचित नहीं होता, अंडाणु निर्मित होना प्रारंभ कर देता है लार्वा अवस्था से ही। अंडाणु का मोचन नहीं होता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ फेज 3 वर्ष तक है। तो 3 वर्ष तक अंडाणु परिपक्व होने में समय लगा देता है, यानी ग्रोथ फेज पूरी करता है 3 वर्ष तक।
उसके बाद जब वयस्क मेंढक बनता है तो अंडाणु रिलीज किए जाते हैं 3 वर्ष के बाद। यानी 3 वर्ष से पहले जो मेंढक है वो अंडे रिलीज नहीं करता, क्योंकि ग्रोथ फेज काफ़ी लंबी होती है, 3 वर्ष की होती है, समय अधिक लगता है, काफ़ी अधिक मात्रा में पोषक पदार्थ और क्या नाम से पीतक का संचय इनमें किया जाता है अंडाणुओं में। ठीक है, अब देखिएगा जैसे हम चूहे की बात करें या फिर चूहे का अंडाणु में ये अवधि 16 दिन की हो जाती है, कितनी छोटी हो गई। मानव की बात करें तो मानव में ये 14 दिन की हो जाती है। अक्सर मानव में 14 दिन के बाद अंडाणु परिपक्व होकर के रिलीज होता है। कहने का मतलब अंडाणु अपनी ग्रोथ पूरी करने में 14 दिन का समय लेता है, उसके बाद रिलीज होता है, यानी ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, अंडमोचन की क्रिया होती है। तो अलग अलग अवधियों में, अलग अलग प्राणियों में ये ग्रोथ फेज की जो अवधि है वो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन इतना हमें पता है चूहा और मानव दोनों ही, चूहा और मानव दोनों ही कैसे हैं, स्तनधारी हैं, स्तनधारी प्राणी हैं। और स्तनधारी प्राणी अक्सर कैसे होते हैं, जरायुज होते हैं, जबकि है ना जरायुज होते हैं। आपको सीधा फैक्टर समझ में आना चाहिए, जरायुज प्राणियों में यानी स्तनधारी प्राणियों में जो अंडाणु है उसमें पीतक की मात्रा ना के बराबर पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है, सूक्ष्म मात्रा में पीतक पाया जाता है। इनके अंडों को हम अल्प पीत की या सूक्ष्म पीत की भी कह सकते हैं। अब थोड़ी मात्रा में जब पीतक संचित करना होता है तो जो ग्रोथ फेज है वो छोटी हो जाएगी, यानी कम समय में थोड़ा पीतक चाहिए होता है, कम समय में पीतक की व्यवस्था संश्लेषण या संचय हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा तो इसलिए इनमें क्या हुई, जो ग्रोथ फेज है उसकी अवधि छोटी हो गई। यहाँ बात करते हैं लंबा समय लग रहा है। इसी तरह जैसे रेप्टिलिया और एवीज के जो सदस्य हैं, रेप्टिलिया और एवीज के जो सदस्य हैं, प्राणी हैं, उनके अंडे बहुपीत की होते हैं, तो उनमें भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी अधिक पाई जाती है, तो ग्रोथ फेज की अवधि बहुत अधिक आती है उनमें भी। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो कई अंडों में, कई जातियों के अंडों में क्या होता है, प्रारंभ में 50 माइक्रोन अंडाणु का आमाप होता है, और ग्रोथ फेज पूरी कर लेने के बाद इसका आकार 2000 माइक्रोन तक हो जाता है। देखिए ग्रोथ कितनी अधिक हो पा रही है, यहाँ पर कितनी अधिक ग्रोथ हो पाती है ना। तो हाँ जी सर मैं आपको 15 मिनट बाद कॉल करता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ एक। हाँ मालखेड़ा ना हूँ भाई, है मालखेड़ा। ये हो गया है ना, आपको समझ में आ गया होगा। 50 माइक्रोन के बाद 2000 माइक्रोन तक आमाप बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कितनी अधिक ग्रोथ होती है। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर होती है। अब देखिएगा कंडीशन अलग अलग है। कहने का मतलब यह है जो ग्रोथ फेज है इसमें देखिएगा ग्रोथ बढ़ती किस प्रकार से, किस किस का संश्लेषण यहाँ पर होता है, ये हमको थोड़ा सा देखना है। देखिए एक तो कोशिका द्रव में वृद्धि हो, कोशिका द्रव में भी वृद्धि होती है। एक केंद्रक के आकार में वृद्धि होती है, केंद्रक के आकार में, और एक पीतक का संश्लेषण हो तो इसके द्वारा भी। ये 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। वृद्धि अवस्था के दौरान क्या होता है, कोशिका द्रव भी बढ़ता है, केंद्रक का आकार भी बढ़ता है, पीतक का भी संचय होता है, और इन सब को मिलाने के बाद कोशिका क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, आकार बहुत बड़ा ग्रहण कर लेती है। इसलिए ग्रोथ फेज को 2 अवस्थाओं में लेकर के हम अध्ययन करते हैं, 2 अवस्थाओं में लेकर के अध्ययन करते हैं, और उनको बोला जाता है पीतक पूर्व वृद्धि काल, पीतक पूर्व वृद्धि काल, और एक होता है पीतक वृद्धि काल।
ये दो अवस्थाएं देखिएगा। पीतक पूर्व वृद्धि काल यानी पीतक बनने से पहले जो जो वृद्धि हो पाती है वो समय वृद्धि का वो पीतक पूर्व वृद्धि काल हो जाएगा। यानी पीतक पूर्व वृद्धि काल में कोशिका वृद्धि तो करती है आकार में, लेकिन पीतक नहीं बनता है। पीतक बनने से पहले का वृद्धि काल है ये, है ना। और पीतक वृद्धि काल में केवल क्या होगा, पीतक का संश्लेषण होगा, पीतक का संचय होगा, पीतक बनेगा, इकट्ठा किया जाएगा, संचित किया जाएगा कोशिका के अंदर। तो इस तरीके से दो अवस्थाओं में बांट करके हम संपूर्ण वृद्धि काल को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अब देखिए पीतक पूर्व वृद्धि काल में भी दो कंडीशन है। पीतक पूर्व वृद्धि काल में भी कंडीशन दो हैं। पीतक बनने से पहले भी वृद्धि में दो फैक्टर हैं, एक तो केंद्रक पदार्थ में वृद्धि होती है और एक कोशिका द्रव में वृद्धि होती है। कहने का मतलब यह है केंद्रक पदार्थ में वृद्धि, केंद्रकीय पदार्थ में, और एक होती है कोशिका द्रव में वृद्धि। अब देखिए अलग अलग लेकर के समझेंगे एक एक को। पीतक पूर्व वृद्धि काल में पीतक तो बनेगा नहीं, सीधी सी बात है। पीतक बनने से पहले वाला वृद्धि काल है, इसमें दो कंडीशन, एक तो केंद्रीय पदार्थ में वृद्धि और एक कोशिका द्रव में वृद्धि। केंद्रीय पदार्थ का मतलब क्या हुआ, यानी हमारा केंद्रक से मतलब हो गया केंद्रक आकार में कैसे बढ़ता है, यानी केंद्रक में जो ग्रोथ होती है साइज में, केंद्रक के साइज में जो ग्रोथ होती है वो केंद्र के पदार्थ हो जाए। और देखिए केंद्रक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, केंद्रक द्रव है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस पाई जाती हैं, और उसके अलावा उसका डीएनए यानी न्यूक्लिक मैटर जो भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें केंद्र के पदार्थ के अंदर आती हैं। अब ये किस तरीके से बढ़ती हैं इसको समझने के लिए देखिएगा आपको कॉन्सेप्ट समझना है, केंद्र के पदार्थ कैसे वृद्धि करता है और उससे संपूर्ण कोशिका किस तरीके से आकार में बड़ी हो जाती है, ठीक है, ये आपको समझना है। हम केंद्र के पदार्थ का मतलब डीएनए की बात करें तो यहाँ पर पूर्व वृद्धि काल में जो डीएनए होता है ये भी वलनित होकर के लूप बना करके अपना आकार बहुत अधिक बड़ा कर लेता है। डीएनए के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अवलनित हो जाते हैं, अनकॉइल्ड हो जाते हैं, जिससे बहुत सारे लूपों की वजह से डीएनए का आकार इतना अधिक बड़ा हो जाता है जिससे संपूर्ण जो केंद्रक है उसका आकार भी बड़ा हो जाएगा। कई बार क्या होता है, ऐसी कंडीशन में अवलनित होने के बाद जो डीएनए है वो ब्रूस के समान दिखाई देता है, और ऐसी कंडीशन में डीएनए को लैंप ब्रूस क्रोमोसोम बोलते हैं। लैंप ब्रूस क्रोमोसोम लैंप ब्रूस के समान हो जाता है। ये स्पेशल टाइप का डीएनए है जो देखिए इसमें इस तरह की व्यवस्था दिखाई देती है, कंडीशन लगभग ऐसी आ जाती है, इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। ऐसी वाली कंडीशन तो देखिएगा स्थिति क्या आती है, ये तो एक्सिस होता ही है और ये लूप होते हैं, लूप। मेरा कहने का मतलब ये है जो डीएनए है उसके क्रोमेटिड अनकॉइल्ड होने लगते हैं अनकॉइल्ड होने लगते हैं यानी अवलनित यानी खुलने लग जाते हैं। जब अवलनित होंगे यानी खुलेंगे तो इस तरह के उभार, इस तरह के लूप बनाते हैं, लूप बनाने लग जाते हैं, है ना। और लूप बनाते हैं तो अब एक लूप यहाँ बन गया, इसी तरीके से अगला लूप फिर यहाँ बनेगा, ये वाली कंडीशन में अगला लूप इस तरीके से यहाँ बनेगा, ये वाली कंडीशन, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत सारे यानी हजारों लूप इस तरीके के बन जाते हैं, जिससे ये जो लूप है पार्श्व की तरफ, अक्ष के दोनों तरफ, ये कैसे दिखाई देते हैं, ब्रूस में जो दांते लगे होते हैं उनकी तरह दिखाई देते हैं, दांते की तरह। इसलिए इनको हम लैंप ब्रूस क्रोमोसोम बोलते हैं और ये बिल्कुल स्पेशल टाइप के हैं। कहने का मतलब ये है इस तरीके से लूप बनने के कारण क्या होगा, डीएनए आकार में बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा। और डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर। तो केंद्रक कंप्लीटली पूरा केंद्रक आकार में बड़ा हो जाएगा। हमें तो आकार बड़ा करना है ग्रोथ फेज के दौरान,
ठीक है, केंद्रक पदार्थ में ये हो गया। और दूसरी तरफ देखिए, एक तो कंडीशन ये, कभी कभी ऐसा होता है जो डीएनए है ये रेप्लिकेशन करता है तो बहुत सारे क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है, सॉरी रेप्लिकेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन करता है और डीएनए से अनेकों संख्या में क्या बनते हैं, आरएनए बनते हैं। टीआरएनए भी बनता है, एमआरएनए भी बनता है, मोस्टली एमआरएनए बनता है। डीएनए के द्वारा बहुत सारी संख्या में क्या बनाए जाते हैं, आरएनए बनाए जाते हैं। और हमें इतना पता है ये आरएनए डीएनए की सूचना को केंद्रक से कोशिका द्रव तक ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, स्थानांतरित करने का काम करते हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब, और ये वही सूचना है जो आगे चल कर के फिर राइबोसोम के साथ प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आती है। आरएनए, एमआरएनए जो होता है संदेशवाहक आरएनए, ये डीएनए की सूचना को कोशिका द्रव में हस्तांतरित कर देता है। वहाँ फिर क्या काम आता है, ये राइबोसोम के कोशिका द्रव में राइबोसोम पाए जाते हैं अनेक कणों के रूप में, और ये राइबोसोम के साथ जुड़ने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, तो काफ़ी अधिक संख्या में प्रोटीन भी बनने लग जाती है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, डीएनए काफ़ी बड़ा हो जाता है लूपों की वजह से, अनेक संख्या में आरएनए बन जाते हैं। आरएनए अधिक बनेंगे तो राइबोसोम के साथ प्रोटीन सिंथेसिस भी अधिक हो पाएगा, यानी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन का भी संश्लेषण होने लगता है। तो इन सभी कंडीशन में क्या होता है, केंद्रक का आकार बड़ा होने लगता है, केंद्रक का आकार बहुत अधिक बड़ा हो जाता है। और देखिएगा कभी कभी क्या होता है, जो आरएनए हैं अधिक संख्या में निर्मित हुए थे, इनमें जो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के काम में नहीं आते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के काम में जो आरएनए नहीं आए यानी शेष बचे, उन आरएनए को प्रोटीन के ही खोल में लपेट करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है। आगे आने वाले समय में कभी काम ले लिया जाएगा उनको। बात को समझना बहुत गहरा है, डीपली आपको कॉन्सेप्ट समझना है। डीएनए से जो आरएनए अनेक संख्या में बने, उनमें से मैक्सिमम यानी अधिकांश तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ जाते हैं, ट्रांसलेशन में प्रोटीन बना लेते हैं। लेकिन जो आरएनए प्रोटीन कन्वर्जेशन में काम नहीं आए, उन आरएनए को आने वाले टाइम के लिए यानी भविष्य के लिए प्रोटीन में ही लपेट करके सुरक्षित रख लिया जाता है, और ऐसे लिपटे हुए आरएनए को इन्फॉर्मोसोम कहा जाता है। इन्फॉर्मोसोम कहा जाता है, शब्द आपको याद रखना है। डीएनए के खोल में प्रोटीन के खोल में लिपटे हुए आरएनए को क्या कहा गया, इन्फॉर्मोसोम। इन्फॉर्मोसोम का मतलब जो इन्फॉर्मेशन रखने वाली काय हैं, बॉडीज हैं, संरचनाएं हैं। और आरएनए किसका इन्फॉर्मेशन रखती है, प्रोटीन सिंथेसिस का इन्फॉर्मेशन रखती है। इसका मतलब ये आगे काम में आ जाएगा कभी। और होता भी क्या है, ये इन्फॉर्मोसोम एक्चुअल में कब काम आते हैं, क्लीवेज के दौरान। आपको याद रखना, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के रखना है, बहुत अच्छी चीज़ है। इन्फॉर्मोसोम जो रखे गए ये कब काम में आएंगे, क्लीवेज के दौरान यानी विदलन के दौरान काम में आएंगे। और विदलन कौन सी घटना है, जो निषेचन के बाद चलने वाले विभाजन है, समसूत्री विभाजन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो माइटोटिक सेल डिवीजन चलते हैं एम्ब्रियो के विकास के लिए, उनको हम प्रारंभ में क्लीवेज यानी विदलन कहते हैं। और विदलन के दौरान कंडीशन क्या होती है, जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वो अपनी डुप्लीकेशन में या रेप्लिकेशन में अर्थात प्रतिकृतिकरण में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। प्रतिकृतिकरण में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है क्योंकि क्लीवेज के दौरान जो इंटरफेज है वो छोटी होती है। इंटरफेज छोटी होती है, इसलिए कोशिका जल्दी जल्दी सेल डिवीजन करती है। जल्दी जल्दी सेल डिवीजन करती है तो बनने वाली प्रत्येक पुत्री कोशिका में बराबर डीएनए पहुंचाने के लिए डीएनए को बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होना पड़ता है, जल्दी जल्दी अपनी संख्या को डबल करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है। तो होता क्या है, डीएनए इतना व्यस्त रहता है कि उसको आरएनए बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, है ना, यानी ट्रांसक्रिप्शन के लिए टाइम नहीं मिलता, रेप्लिकेशन ज़्यादा करता है। उस समय जब प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है तो प्रोटीन के लिए आरएनए फिर कहाँ से उपयोग में लिए जाएंगे, वो ये इन्फॉर्मोसोम वाले आरएनए। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जब डीएनए द्विगुणन में व्यस्त रहता है विदलन के दौरान, तो आरएनए कहाँ से उपयोग किया जाता है, वो आरएनए हमारा कौन सा है, इन्फॉर्मोसोम में जो प्रोटीन में लपेट के रखा गया था, ये इन्फॉर्मोसोम उस समय काम आ जाता है। फैक्ट बात, ठीक है। इन सब बातों से आपको ये समझ में आ गया होगा
कि यहाँ पीतक तो नहीं बन रहा है, लेकिन पीतक बनने से पहले केंद्रक वाले पदार्थ में यानी संपूर्ण केंद्रक में किस तरीके से बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। देखिए हम डीएनए की और आरएनए प्रोटीन की चर्चा यहाँ कर रहे थे, साथ ही हम बात करें तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, और न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब केंद्रक द्रव, केंद्रक संपूर्ण केंद्रक द्रव बढ़ जाता है परिमाण में, बहुत अधिक हो जाता है। डीएनए बढ़ा, आरएनए बढ़ा, संपूर्ण न्यूक्लियोप्लाज्म बढ़ जाता है। और जो केंद्रिकाएं होती हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस मोस्टली देखा जाता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट, यानी क्रोमोजोम का जो समुच्चय है उसके हिसाब से न्यूक्लियोलस पाई जाती हैं। लेकिन कभी कभी जो अंडे बहुपीतकी होते हैं उनमें ग्रोथ फेज लंबी होती है, तो केंद्रिकाएं जो होती हैं वो भी अनेक संख्या में बन जाती हैं, यानी हजार से एक ही अंडाणु के अंदर, एक ही केंद्रक के अंदर हजार की संख्या में न्यूक्लियोलस बन जाती हैं। जो जीनोपस लेविस होता है एक एम्फीबियंस है, जीनोपस लेविस एक जाति है एम्फीबियन प्राणी की, इसमें 1200 ध्यान रखना 1200 न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, केंद्रक के अंदर पाई जाती है। कितना अधिक है ये सब, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये सब केंद्रक का परिमाण बढ़ाने के लिए, केंद्रक का आकार बढ़ाने के लिए। टोटली आपको समझ में आओगे, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो केंद्रक का आकार कई गुना अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पीतक से कोई लेना देना नहीं, इसलिए पीतक पूर्व वृद्धि काल हुआ। अब पीतक वृद्धि काल पढ़ेंगे, कोशिका द्रव कैसे बढ़ता है उसको भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।